नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लेक्चर नंबर 1.3 तक कवर कर चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1.4। ये लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे ताकि हमारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सो दोस्तों, आज के लेक्चर का हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक। दोस्तों, हमारे पीछे आप हमारा पहला टॉपिक लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो आइए दोस्तों पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पहला टॉपिक क्या है और इसमें हमको क्या बताया गया है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पहला टॉपिक डाल्टन का सिद्धांत। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। दोस्तों, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, चीज़ों को बहुत ही आसानी से देखनी है ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। सो दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है डाल्टन का सिद्धांत, ये जैसा हमने बताया ये सिद्धांत आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कुछ पॉइंट्स बताएंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब दोस्तों, दो डेफिनेशन यहां से निकल कर आ गई कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वो होते हैं जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और जो वो अति सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी सिंपल सी एक लाइन से आपकी दो डेफिनेशन निकल कर आ गई। पहली डेफिनेशन क्या है, परमाणु क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, द्रव्य जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। देखिए दोस्तों, समझना अलग बात है और लिखना अलग बात है। जब आप समझ लेंगे तो आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब समझ में नहीं आया होगा तो क्या होगा, रट्टाफिकेशन, मतलब रट लिया है। अगर मान लिया राम जाता है, अगर जाता भूल गए तो ये याद ही नहीं कि राम है, क्या है राम ये नहीं पता है। तो दोस्तों, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, चीजों को मेंटली हमको समझना है। तो दोस्तों, द्रव्य क्या है, जैसा कि हमने बताया था पदार्थ, जब हम स्टार्ट किए थे लेक्चर को तो हमने बताया था पदार्थ और द्रव्य दोनों लगभग एक ही बात होती है। सो आप पदार्थ बोलिए या इसको आप द्रव्य बोलिए। पदार्थ में भी दोस्तों हमने बताया था पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वह होते हैं जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सेम डेफिनेशन यहां पर भी है। द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य वह होते हैं जो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है और छोटा है इसका मतलब वो क्या है, अति सूक्ष्म कण है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं परमाणु क्या है और द्रव्य क्या है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ देख रहे हैं, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है। यानी यहां पर हमको क्या पता चला कि परमाणु जो होता है वो द्रव्य का अति सूक्ष्म कण है। वही हम बोल रहे हैं कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये चीज अंडरलाइन करने वाली है। ये किसने बताया था, डाल्टन महोदय ने बताया था। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि सर परमाणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी इतना सूक्ष्म होता है कि उसे आप विभाजित नहीं कर सकते। ये डाल्टन ने बताया था और ये बहुत पहले बताया गया था। लेकिन उसके बाद कई खोज हुई और खोज के बाद क्या हुआ वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि परमाणु को हम विभाजित कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आपका जवाब होगा सर ये तो हमको पता है, कि हमको इतना पता है कि परमाणु को विभाजित कर लिया गया था, यानी परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जब डाल्टन ने खोजा तब क्या पता लगाया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या होते हैं, द्रव्य के अति सूक्ष्म कण होते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, एक तत्व के सभी परमाणु सभी रूपों में क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई एक तत्व होगा, उस तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी रूपों में क्या होंगे, समान होंगे।
सिंपल सी बात है। जैसे तत्व कौन सा है, मान लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन के अंदर कई छोटे छोटे परमाणु होंगे, अभी तो हाइड्रोजन होगा। और वो परमाणु किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे? नहीं, किसके होंगे? ऑक्सीजन किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन के नहीं होंगे। यानी हाइड्रोजन जिन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, उनमें जितने भी परमाणु हैं सबके अंदर किसके गुण पाए जाएंगे? हाइड्रोजन के ही गुण पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक तत्व के सभी परमाणु, यानी कोई तत्व है उसके जितने भी परमाणु होंगे उनके सबके गुण जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। अगर एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या रिलेट कर रहे हैं? जब तत्व एक है और उसके जितने भी परमाणु होंगे उनके सबके गुण क्या होंगे? समान होंगे। अब जब तत्व क्या हो गए हमारे, बदल गए, एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, सो इसमें भी कई सारे परमाणु होंगे। अब इनके परमाणु के गुण और इनके परमाणु के गुण क्या आपस में मिल रहे होंगे? तो आप कहेंगे नहीं मिलेंगे। इसमें हाइड्रोजन के गुण होंगे और इसमें ऑक्सीजन के गुण होंगे। अब इन दोनों के गुण आपस में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्व कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। यही तो लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? तत्वों का परमाणु भार निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। और परमाणु भार से हमने अभी कई सारी चीजें पढ़ी हैं। जहां पर हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे वहां पर हम परमाणु भार की भी बात कर रहे थे। जैसा हमने बताया था, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये सब क्या है? निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। ये नहीं आज सर हम मान रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु 1 ले लिया, कल हम मान लेंगे हाइड्रोजन का परमाणु 5 ले लेते हैं, या परसों मान लेंगे ऑक्सीजन का परमाणु सर क्या 2 ले लें। नहीं, ये क्या है? ये एक निश्चित क्रम है। यानी जितने भी तत्व होते हैं उनके सबके परमाणु भार जो होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं डाल्टन के सिद्धांत में 5 पॉइंट, वैसे तो कई सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मेन 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना है? इसको एक बार फिर से पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डाल्टन का सिद्धांत तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों डाल्टन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जब डाल्टन ने खोज किया तब क्या पता लगा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे कुछ खोज हुई तो क्या पता चला? तो हम देखते हैं परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमको बताए गए। वो तथ्य क्या हैं? उन तथ्यों की हम दोस्तों बात करेंगे। तो लिखते हैं अपने परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया है परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वो तथ्य हमारे क्या हैं? जैसा कि दोस्तों जैसे ही हम तथ्य पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको हाई स्कूल में बताई गई होंगी और आपने आसानी से चीजों को पढ़ा भी होगा। वो तथ्य हमारे क्या हैं? आइए दोस्तों देखते हैं। सो दोस्तों जैसा कि पहला लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है? परमाणु को विभाजित करने पर, जैसा कि डाल्टन जी ने क्या बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब आगे खोज हुई तो यह पता चला कि सर परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगर परमाणु को आप विभाजित कर देंगे मतलब परमाणु को भी तोड़ दिया जाएगा तो उससे भी कुछ कण प्राप्त होंगे और उन्हीं कणों को क्या कहा गया दोस्तों? उन्हीं कणों को कहा गया अपारमाणविक कण। कैसे कण बोला गया? अपरमाणविक कण। यानी ये कण कहां से प्राप्त हुए हैं? जब आपने परमाणु को विभाजित किया तो उनसे जो कण प्राप्त हुए हैं उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण कहते हैं। यानी परमाणु को विभाजित करने पर प्राप्त कणों को अपरमाणविक कण कहते हैं। अब जब आपने परमाणु को विभाजित किया, जो कण प्राप्त हुए उनको अपरमाणविक कण कहा। अब वो अपरमाणविक कण होते कौन कौन से हैं? दोस्तों सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं।
नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी जो परमाणु होता है, परमाणु को जब विभाजित करेंगे तो वहां से क्या क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी। परमाणु कैसा होता है? परमाणु गोलाकार होता है। ये भी दोस्तों हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। अभी धीरे धीरे जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है तथा परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। दोस्तों क्या बताया गया पॉइंट नंबर बी में कि परमाणु कैसा है? गोलाकार है। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक गोला बना लिया। परमाणु कैसा है? गोलाकार है। ये क्या है? परमाणु हो गया, क्योंकि ये क्या बनाया हमने? गोला बना लिया, तो ये क्या हो गया? परमाणु हो गया। अब गोले का केंद्र होता है, तो मान लिया गोले का केंद्र क्या है? ये कोई केंद्र है, तो परमाणु के जो केंद्रीय भाग होता है यानी जो गोले का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? नाभिक कहलाएगा। यानी इसी केंद्र को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर बी भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी। परमाणु के नाभिक की संरचना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होती है। किससे होती है दोस्तों? न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से होती है। यानी जो परमाणु का नाभिक होता है वो बना किससे होता है? तो हमको ये पता चला जो परमाणु का नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से बना होता है। और दोस्तों न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? एन से, और प्रोटॉन को पी से। यानी परमाणु का नाभिक किससे बना है दोस्तों? न्यूट्रॉन से बना है और प्रोटॉन से बना है। हमने बना दिया। परमाणु क्या था? गोलाकार था। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक बना किससे होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। हमने बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीरीज पड़ी हुई है, सो वहां जब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। सो इसमें भी वही बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के बाहर होंगे और कहाँ होंगे? यहीं कहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे, यानी घूमेंगे इसके अंदर, घूमते रहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कितनी होती है? बराबर होती है दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु के नाभिक के बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम आपसे कहें कि कोई परमाणु है, मान लेते हैं कि कोई परमाणु है, उसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो हम आपसे पूछें उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो इस पॉइंट से क्या निकल के आएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसके? प्रोटॉन की संख्या के। यानी प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी अगर प्रोटॉन की संख्या पता है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो आप प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो सामूहिक रूप होता है, यानी जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, या उसको हम नाभिक भी कहते हैं। तो आप नाभिक बोलिए या न्यूक्लियन बोलिए, सो कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार न्यूक्लियन लिख के आ जाता है तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियन क्या होता है? परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो सामूहिक रूप होता है उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। अरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश।
मतलब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, या तो धनावेशित आयन होगा या ऋणावेशित। क्या किसी ने ऐसा पढ़ा है सर गुणात्मक आयन होता है, भागात्मक आयन होता है, ऐसे कोई आयन किसी ने पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे जब हमने ऐसे आयन्स पढ़े ही नहीं हैं। कौन कौन से आयन पढ़े हैं? धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। अब धनावेशित क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ऋणावेशित क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों कुछ नए पॉइंट की तरफ, कुछ नई डेफिनेशन की तरफ, वो डेफिनेशंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको सीखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि कुछ डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो डेफिनेशन क्या है, उन डेफिनेशन की हम आज बात करेंगे। सो दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन। आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पहली डेफिनेशन क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है परमाणु क्रमांक? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही क्या कहलाएंगे, परमाणु क्रमांक कहलाएंगे। या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, हमने अभी एक बात और बताई थी कि डाल्टन के अभी हमने एक बात और बताई थी कि जब परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। यानी परमाणु क्रमांक की आप दो डेफिनेशन निकाल सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, नाभिक के बाहर होगा, नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व का परमाणु भार कहलाती है। या दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, यहां पर प्रोटॉन कहां होगा, नाभिक में होगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी भी डेफिनेशन, जितना भी हम यहाँ पर सब पढ़ा रहे हैं आपको, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई को आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों क्या देखा हमने, परमाणु क्रमांक क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। अब दोस्तों यहां हमने तत्व ले लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब ये परमाणु क्रमांक हम कब जान पाएंगे कि किसका कितना है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि किसका कितना होता है, क्योंकि हमने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है। सो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। यानी हम आपसे पूछे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। या जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। अब हम आपसे पूछे नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं, तब भी आप 7 बोलेंगे। हम आपसे पूछे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तब भी आप 7 बोलेंगे। अगर हम आपसे पूछे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तब भी आप कितना बोलेंगे, 7 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना है, 8 है। कार्बन का कितना है, 6 है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा। पोटेशियम का कितना होगा, 19 होगा। ये सारे परमाणु क्रमांक आपको याद हो जाएंगे जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया, अब कोई भी तत्व होगा, इतना ध्यान रखेंगे, जब किसी तत्व को आप लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक हमेशा यहां पर लिखेंगे और परमाणु भार को हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहां पर क्या लिखना है, परमाणु क्रमांक, और यहां पर क्या लिखना है, परमाणु भार। अब तत्व कोई भी हो सकता है, जैसे हमने बोला नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अब हमने बताया भी था कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, परमाणु क्रमांक का 2 गुना।
लगभग 2 गुना होता है, कुछ चीजों में बदल जाता है, वो चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। सो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 7 है तो परमाणु भार कितना होगा, इसका जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नो डाउट। हम आपसे पूछे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 16। कार्बन का 6 है तो 12। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर इसी में हमने बात कर ली परमाणु भार की। अब ये परमाणु भार होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो दोस्तों आइए देखते हैं परमाणु भार क्या होता है। लिखा हुआ है परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी किसकी किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या लीजिए, प्रोटॉन की संख्या लीजिए, उनका आप क्या कर दीजिए, कुल योग कर दीजिए। यानी न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको यह पता चल जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु भार कितना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, परमाणु भार बराबर होता है किसके, N+P। यह फॉर्मूला हम दोस्तों बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि परमाणु भार क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमको क्या पता चल जाएगा, परमाणु भार पता चल जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने यहां पर देखा परमाणु भार हमको पता चल गया। अब सिंपल इसी में देख लेते हैं कि जैसे हमने लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं 7N14। हालांकि इसका परमाणु भार तो हमको पता है 14 है, तो हम आपसे पूछे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा कि परमाणु भार के जगह आपको कितना रख देना है, 14 रख दीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या N मान लेंगे, प्लस प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, सबका आंसर क्या होगा सर, प्रोटॉन की संख्या यहाँ 7 होगी। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और वही क्या होती है, प्रोटॉन की भी संख्या होती है। यानी प्रोटॉन की संख्या अगर 7 हो गई तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 14 - 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की संख्या अगर 7 है और प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, तो जब आप इसको जोड़ोगे 7 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 ही तो आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप्स उसको बोलते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, एक डेफिनेशन आप समझ लेंगे, दूसरी डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमको आसानी से तैयार हो जाएगी। सो समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे हो, समान हो। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, समान, लेकिन परमाणु भार कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कंडीशन आ गई, कंडीशन क्या है, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सो दोस्तों उसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए जरा इसको 1H1 1H2 1H3 ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये होता है। हाइड्रोजन के आपने समस्थानिक पढ़े होंगे, क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अब दोस्तों परमाणु क्रमांक हमने कहाँ बताया था, यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखिए क्या तीनों में समान है, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समान है। क्या परमाणु भार तीनों में समान है, तो आपका आंसर होगा नहीं, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार हमारा समान नहीं है। और यही तो समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है जिसके स्थान समान हो, यानी जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग होने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, समभारिक। समभारिक, भारिक का मतलब क्या होगा, यहां से वर्ड निकाल लीजिए, भारिक का मतलब भार, उल्टा कर दीजिए अब इसको। यानी यहां था कि परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, यहां क्या हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए दोस्तों डेफिनेशन लिखी हुई है, जिन तत्वों के परमाणु भार समान, ठीक है, और यहां क्या था, परमाणु भार अलग अलग, और यहां क्या था, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन यहां क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं,
समभारिक कहलाते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाएंगे। यहां क्या होगा, परमाणु भार समान होने चाहिए, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, समभारिक कहलाएगा। यहां से ध्यान रखिए, समभारिक में भार आ जाता है, इसका मतलब यहां क्या होगा, भार समान होगा। ठीक है, समस्थानिक, स्थान का मतलब क्रमांक, ठीक है, स्थान का मतलब आप समझ सकते हैं क्रमांक, यानी जिसका क्रमांक समान होगा वो क्या होंगे, समस्थानिक, जिसका भार समान होगा वो समभारिक। अब दोस्तों देखिए ये क्या दिया हुआ है, आर्गन, आर्गन का ये क्या हुआ, परमाणु क्रमांक 18। ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 दिया है। लेकिन जब हमने देखा आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 40। पोटेशियम का भी कितना होता है, 40। कैल्शियम का भी कितना होता है, इसका भी 40 होता है। यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, यानी परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार इनके क्या हैं दोस्तों, समान है। और जब कुछ ऐसा होता है तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इनका डेफिनेशन जो है वो क्लियर हमने रिटन नोट्स में आपको दे रखा है, जो कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है और नोट्स को रिसीव करना है। सो बढ़ते हैं दोस्तों एक और नई डेफिनेशन की तरफ। वो डेफिनेशन क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लिखी हुई देख रहे हैं एक नई डेफिनेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम जहां लग जाए इसका मतलब क्या होगा, समान। वहां पर क्या था, समभारिक लगा था, इसका मतलब क्या समान होना चाहिए, भार समान होना चाहिए। समस्थानिक में क्या समान होना चाहिए था, सम का मतलब समान और स्थान का मतलब क्रमांक, यानी जिसका परमाणु क्रमांक। और यहां की बात करेंगे तो सम क्या समान होना चाहिए, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। यानी ऐसे तत्व या जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 1s3 यानी टाइटेरियम और हीलियम, He दिया हुआ है। यहां पर टाइटेरियम और हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या हैं, समान हैं। लेकिन कैसे समान है ये हमको निकालनी पड़ेगी। सो वो निकालेंगे भी दोस्तों और देखेंगे कि कैसे न्यूट्रॉनों की संख्याएं इनकी समान है। सो ये क्या है, टाइटेरियम है, ये क्या है, हीलियम है। हम आपसे पूछे इसका परमाणु क्रमांक कितना है तो आप क्या कहेंगे, 1, ठीक है, और परमाणु भार कितना है, 3। हम आपसे कहें हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है तो आप क्या कहेंगे, 2। हीलियम का परमाणु भार कितना है आप क्या कहेंगे, 4। तो दोस्तों हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले किस में निकाल लेते हैं, 1s3 में देख लेते हैं दोस्तों। तो 1s3 में क्या होगा, हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, परमाणु भार बराबर n+p। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर आज नहीं बोला आपने कि हम जानते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं, आप लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं परमाणु भार बराबर n+p यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। और दोस्तों हमको यहाँ निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या परमाणु भार आपको पता है 1s3 में, आपका आंसर होगा यस सर, हमको परमाणु भार पता है। और प्रोटॉन की संख्या, यस सर, वो भी पता है। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है और वही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। सो दोस्तों देखेंगे परमाणु भार 1s3 में कितना आ गया, 3 आ गया। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी तो 1। क्यों, क्योंकि क्या है, परमाणु क्रमांक। दोस्तों यहां पर लिख लेंगे एक बार, परमाणु क्रमांक जो होता है वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या। यानी दोस्तों अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं और आप प्रोटॉन की संख्या भी बता सकते हैं। और 1s3 में आपको परमाणु क्रमांक पता था, कितना है, 1 है। अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 1 ही होगी। यहां से n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 - 1 = n = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 1s3 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अब दोस्तों 2He4 की बात कर लेते हैं। 2He4 यानी हीलियम में क्या होगा,
हमको फॉर्मूला पता है, परमाणु भार बराबर, बहुत लोगों का इसमें आंसर आने लगा होगा सर, इसमें भी कितना आएगा न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब 2He4 यानी हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का परमाणु भार क्या दिया गया है, तो आपका आंसर होगा यस सर, हमको हीलियम का परमाणु भार पता है, और परमाणु भार क्या है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है। परमाणु भार हमने क्या बताया था, हमेशा कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो कहाँ लिखते हैं नीचे। अब परमाणु भार हमको पता चल गया, न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालनी है और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो सबका आंसर क्या होगा सर, प्रोटॉन की संख्या जो है वो यहाँ पर 2 है। क्यों, क्योंकि हमको परमाणु क्रमांक अगर पता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमको पता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमको प्रोटॉन की संख्या भी पता है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहां से n का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 2 आएगा, n = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या दोस्तों 1s3 और 2He4 में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर है, तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्याएं बराबर हैं तो इन तत्वों को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इन्हीं तत्वों को बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।